उसान नौकर को साथ लेकर घर से चला गया। नोमाश ने कनीज को बुलाकर कहा कि वो मार्केट जाकर चाय के 2 बड़े पैकेट खरीद लाए। जब कनीज चली गई तो नोमाश ने मकान के सहन वाले दरवाजे को बंद कर दिया, मगर अंदर से कुंडी न लगी। खामोशी से कदम उठाए और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने अंदर से चटखनी चढ़ा दी और अकबी कोठरी से गुजरती तहखाने वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर बोली, एशकोल, मैं नुमाश हूँ। इस वक्त मैं तंगो तारीख तहखाने की गर्मी और हबस में बैठा सोच रहा था कि पुलिस वालों को जब पता चल जाएगा कि मैं फलां नंबर की राइफल लेकर फौज से भागा हूँ तो वो नंबर सारा भांडा फोड़ देगा और इन्हें पता चल जाएगा कि असल में मैं कौन हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि इस राज के तश्ते अज़बाम होने से पहले मैं यहाँ से किसी तरह फ़रार हो जाऊँ। इस ज़मन में नोमाश मेरी मदद कर सकती थी। दरवाजे पर दस्तक के साथ मुझे नोमाश की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। वो मेरे साथ सीढ़ियाँ उतर कर तहखाने में आ गई। तहखाने में गर्मी और अंधेरा था। रोशनदान में से जो दिन की रोशनी और हवा आ रही थी वो नाकाफ़ी थी। नोमाश ने मुझे बाजू से थाम कर बोरियों के पास बिठा दिया और बोली, पुलिस के आने और फिर मेरी तलाश में निकल जाने का सारा वाक़या सुना दिया। एशकोल, मकान के बाहर एक वर्दी पोश पुलिस का संतरी 24 घंटे निगरानी पर है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वो सारे शहर की नाकाबंदी करा रहा है। ये लोग पीछे फौज वालों को तुम्हारी इतला देकर वहाँ से तुम्हारी तस्वीर भी मंगवा रहे हैं। ये इतला मेरे लिए खासी परेशान कुन थी। आखिर हालात वही रुख इख्तियार कर रहे थे जिसका मुझे खदशा था। मैंने तो नुमाश से कहा, नुमाश, मैं फ़ौज में वापस गया तो मुझे 10 साल की सज़ा हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें भी कभी ना देख सकूँगा। इस पर नुमाश के होंठों से गहरा सांस निकल गया और मेरे हाथ पर इसके हाथ का दबाव बढ़ गया। मैंने जानबूझकर ये जुमला अदा किया था, हालांकि मुझे इसे दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कमांडो बड़ा खुदगर्ज होता है, ये अलग बात है कि वो मुल्क व कौम और इंसानियत के लिए सब कुछ करता है और इसकी अपनी कोई गर्ज नहीं होती। मैंने तो नुमाश का हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ पसीने में भीग रहा था। नुमाश, यहाँ से फ़रार होने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर फरामोश नहीं करूँगा। नुमाश ने अब अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दिया। एशकोल, मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी शादी को 20 बरस हो गए। मेरे खामन ने बाहर औरतें रखी हुई हैं, वो मुझसे नफ़रत करता है। मैं भी इससे नफ़रत करने लगी हूँ। मैं इससे निजात हासिल करना चाहती हूँ लेकिन मजबूर थी। जब तुमको पहली बार देखा तो मेरे दिल ने कहा, नुमाश, तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया है। तुम्हारी आंखों में न जाने क्या कशिश थी कि मैं जैसे इसमें उलझ कर रह गई। क्या तुम मुझे इस जहन्नम से निकाल कर अपने साथ ले चलोगे? हम यहाँ से फ़रार होकर रिमला जाएंगे, वहाँ से समारिया और फिर शुमाली बंदरगाह सफिया से कब्रस की तरफ निकल जाएंगे। कब्रस में मेरी एक अजीज़ यूनानी सहेली का घर है। इसका खामंद कब्रसी बहरी में कमोडोर है। वो हमें कब्रस से इटली पहुँचा देगा। ये औरत नुमाश सिनफ नाजुक के इस तबके से ताल्लुक़ रखती थी जो जज्बात में अंधी होकर सब कुछ कर गुजरती है। इसने मेरे सामने बड़ा तवील प्रोग्राम रख दिया था जबकि मैं सिर्फ वहाँ से फ़रार होना चाहता था, लेकिन इस जज्बाती औरत की मदद के बगैर मैं वहाँ से फ़रार भी नहीं हो सकता था। चुनाचा मैंने इसकी हाँ में हाँ मिला दी, मगर इतना ज़रूर पूछा कि एक लंबा सफ़र है जहाँ कदम कदम पर ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। इसने आहिस्ता से कहा, तुम खुद यहूदी हो, यहूदी मर्दों की खसलत से वाकिफ़ हो। मेरे पास बेपनाह दौलत है जो मैं अपने साथ लेकर चलूँगी। दौलत और ख़ास तौर पर अमेरिकी डॉलर हमारा रास्ता आसान बना देंगे। तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब बंदोबस्त कर लूँगी। हम आज आधी रात के बाद यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने इसके खामद उज़ान की बात की तो मेरे कान के करीब अपने होंठ लाकर इसने सरगोशी की। वो इस वक्त बेहोश पड़ा होगा और अजीब मकाराना अंदाज में मुस्कुराई और चली गई। इसके जाने के बाद मुझे तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया। कहीं ये औरत अपने साथ मुझे बिना ले डूबे, मेरे पास कोई दूसरा चारा कार भी तो नहीं था। जेरिको की यहूदी पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर रखी थी। शहर में वो जगह जगह मेरी तलाशी में छापे मार रही थी और ऐन मुमकिन था कि दोपहर या शाम तक यहाँ फ़ौज की कोई रेजिमेंट भी पहुँच जाए। फिर मेरे लिए अकेला यहाँ से कदम बाहर रखना नामुमकिन हो जाएगा। मैं इस शहर के गली कूचों से भी वाकिफ़ नहीं, दुश्मन हूँ और अजनबी हूँ। फ़ौरन किसी न किसी जगह पकड़ लिया जाऊँगा और इस बार यहूदी मुझे अपने साथ किसी इंट्रोगेशन सेंटर ले जाने की भी जहमत गवारा नहीं करेंगे और गिरफ्तारी के बाद मेरी शनाख्त करेंगे और वहीं गोली से उड़ा देंगे। मैंने यही फैसला किया कि इस यहूदी औरत नुमाश की हिकमत अमली पर ही चला जाए। दोपहर को वो मेरे लिए खाना लेकर आई। खाने में जैतून का तेल, भुना हुआ गोश्त, रोटी और अंगूर था। वो संदूक नुमा नीम रोशन तहखाने में मेरे साथ लगकर बैठ गई। इसने बताया कि इसका खामन जेरिको के इंस्पेक्टर के साथ मेरी तलाश में जगह जगह छापे मार रहा है। कह रहा था कि शाम तक यरूशलेम से कुछ अफसर भी आ जाएंगे। ये सुनकर मेरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। फौजी अफसर अगर अपने साथ खोजी कुत्ते भी ले आए तो वो मुझे इस तहखाने से भी निकाल लेंगे।
बड़ी मुश्किल से निवाला हलक से नीचे उतारा, ठंडे मशरूब का एक घूंट पिया और नमाज से पूछा कि इसने आधी रात को भाग निकलने का क्या इंतज़ाम किया है। वो मेरी तरफ झुकी और बोली, मेरी दौलत ने मेरे लिए रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। हमें आधी रात को एक तेज़ रफ्तार सांडनी हवेली के अकब में तैयार मिलेगी। इस वक्त मेरा नौकर और हवेली के बाहर निगरानी करने वाला पुलिस का सफ़ेद पोश आदमी भी बेहोश होगा। आगे तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगी। इसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और गहरी सांस भरकर बोली, तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे एशकोल? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। इसके नीम सुनहरी घुंघरियाले बालों में से गहरी बोझल और गर्म खुशबू आ रही थी। मैंने इसे झूठी तसल्ली दी कि मैं हमेशा इसको अपने साथ रखूँगा। वो बोली, एशकोल, इटली जाकर तुम्हें नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हम बड़ी आसाइश से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। हम रूम के मज़ाफ़ात में अंगूर का बाग ख़रीद लेंगे। मैंने जेरिको के खट्टे अंगूर को मुंह में डालते हुए कहा, तुम इतनी दौलत साथ लेकर न चलो, नुमाश रास्ते में कहीं कज़ाक न लूट। इसने मेरे कंधे को अपनी तरफ ज़रा सा खींचा और बोली, क्या तुम मुझे डाकुओं से नहीं बचाओगे? एशकोल, मेरी देवरानी को तुमने बड़ी बहादुरी से बचा लिया। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। वो कबूतरी की तरह सिमट सी गई। इसके बाद बर्तन लेकर चली गई। मुझ पर अब एक ही खौफ सवार था कि अगर शाम से पहले यरूशलेम से कोई रेजिमेंट खोजी कुत्ते साथ लेकर पहुँच गए तो वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। कुत्ते मेरी बू सूंघते सूंघते उज़ान की हवेली के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं बेचैन सा हो गया, मगर मेरी बाग कम से कम इस वक्त तक नुमाश के हाथों में थी जब तक कि जेरिको से बाहर नहीं निकल जाती। इसके बाद जो होने वाला था, मैं इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। रात हो गई। तहखाने के रोशनदान में से जो दिन की रोशनी अंदर आकर मामूली सा उजाला करती थी, वो भी बुझ गई। अब मैं मुकम्मल तारीकी में बैठा था। दूसरी तरफ नुमाश के बयान के मुताबिक रात को उज़ान बड़ा परेशान है। रुखाश के नौकर को इसने सारे शाम ही वापस भेज दिया था। परेशानी इसे इस बात की थी कि शिकार इसके घर में आकर गायब हो गया था और वो जेरिको पुलिस की खुशनुदी हासिल न कर सका। इसने इसको बताया कि यरूशलेम से अभी कोई फौजी नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि सुबह तक वो लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे। नुमाश बार बार अपने आप को कोस रही थी कि इसने एशकोल को सिगरेट लाने के लिए क्यों जाने दिया। ये अदाकारी थी जिसका मकसद उज़ान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना था। दूसरी तरफ इसने अपनी दगादारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उज़ान को बेहोश करने के लिए कनीज़ की मदद से ख़ास दवाई भी मंगवा कर अलमारी में रख ली थी। रात के 10 बजे के करीब नुमाश आई और सरगोशी में कहा, उज़ान पुलिस इंस्पेक्टर के घर गया है, जल्दी से मेरे साथ चलकर गुस्ल वगैरह कर लो। मैंने उज़ान का पिस्तौल और गोलियों का डब्बा भी अपने थैले में रख लिया है, मेरे साथ आओ, वो मुझे अपने कमरे के गुस्ल खाने में लेगी। मैंने खूब अच्छी तरह गुस्ल किया। नुमाश अपने कमरे में ही थी। मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो इसने होंठों पर उंगली रखते हुए मुझे दबे पाँव तहखाने वाली खिड़की की तरफ जाने का इशारा किया। फिर मेरे पीछे दबे दबे कदम रखती आई और मेरे कान की तरफ मुंह लगाकर बोली, इस वक्त 9:45 बजे हैं, मैं 11:15 बजे आऊँगी, सब इंतजामात हो चुके हैं। मैं खामोशी से तहखाने में उतर गया। नुमाश ने पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया। 12 बजे रात तक मैंने बड़ी बेचैनी से वक्त गुजारा। किसी वक्त ख्याल आता कि ये जज्बाती औरत मुझे भी अपने साथ न मरवा दे। बार बार उज़ान की तरफ ख्याल चला जाता कि इसे इंस्पेक्टर ने रात के 10 बजे क्यों बुलाया है। ज़रूर यरूशलेम से फौजी खोजी कुत्ते लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। काश मैं इस वक्त यहाँ से फ़रार हो सकता। मेरे कान कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों की तरफ लगे थे जो अभी तक सुनाई नहीं दे रही थी। ये 2 घंटे पूरी रात से भी ज़्यादा तवील और कठिन हो गए थे। आखिर खुदा खुदा करके कहीं आधी रात का वक्त आया और तहखाने की खिड़की आहिस्ता से खुली। फिर नुमाश की सरगोशी सुनाई दी, एशकोल मेरे प्यारे ऊपर आ जाओ। मैं जल्दी से उठा और लकड़ी का जीना चढ़कर खिड़की में से गुजरता हुआ नुमाश की ख्वाबगाह में पहुंच गया। ख्वाबगाह में धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप जल रहा था। इसकी धीमी रोशनी में मुझे जो पहली शय दिखाई दी वो नुमाश का खवंद उज़ान था, जो अपने बिछौने पर बिल्कुल चित पड़ा था। नुमाश ने कहा, ये बेहोश है, और मेरा हाथ खींचते हुए मुझे अपने कमरे से बाहर ले गई। बाहर खनक रात तारीख थी और हवेली का सहन अंधेरे में डूबा सनसना रहा था। नुमाश के कपड़ों से एक अनोखी किस्म की खुशबू आ रही थी। तारीख रात में हवेली का सहन सुनसान था। नुमाश ने अपने जिस्म के गिर्दे से आज चादर लपेट रखी थी। इसकी बगल में एक छोटी सी गठरी भी थी, वो मेरे आगे आगे चल रही थी। इसने सहन का बड़ा दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, अंधेरे में मेरी तरफ मुड़कर इशारा किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं भी इसके पीछे बाहर आ गया। बाजार में सिवाय अंधेरे और वीरानी के और कुछ नहीं था। तमाम दुकानें बंद थी। नुक्कड़ से वो बाएं जानिब घूम गई। आगे खजूर के दरख्तों की कतार थी। इन दरख्तों के पीछे आए तो एक ऊँटनी गर्दन उठाए बैठी हुई जुगाली कर रही थी। इस पर 2 नशिस्तों वाला रख्त बंधा हुआ था। पानी के 1-2 शागले और एक थैला लटक रहा था। हमें देखते ही अंधेरे में से एक आदमी निकलकर हमारे पास आया। नुमाश ने इसे रुमाल में से कुछ डॉलर निकाल कर दिए। इस आदमी ने डॉलर अपनी सदरी की जेब में रखी और ऊँटनी की मुहार नुमाश को थमा दी। नुमाश ने मुझे रख्त की पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। मैं सीट पर बैठ गया।
नुमाश अगली सीट पर बैठ गई। इसने एक माहिर सारबान की तरह ऊँटनी के लगाम को एक तरफ से खींचकर इसकी गर्दन पर पाँव का हल्का सा ठहोका दिया और ऊँटनी उठ खड़ी हुई। ऊँटनी का मालिक सलाम करके अंधेरे ही में जिधर से आया था उधर ही गायब हो गया। नुमाश ने ऊँटनी को खजूर की कतार के साथ साथ एक तरफ डाल दिया। ऊँटनी पहले तो कदम कदम चलती रही, फिर शहर से बाहर निकलते ही नुमाश ने इसकी रफ्तार तेज कर दी। वो मेरे आगे बैठी हुई थी और इसके लिबास में से बड़ी ख्वाब अंगेज पुरस्रार खुशबू आ रही थी। मुझे लाहौर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल आया। इस वक्त वो लोहारी, भाटी दरवाजे और समनाबाद की आबादी में अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे होंगे। उन्हें कोई खबर नहीं है कि एक इसराइली औरत मुझे अपने साथ भगा कर लिए जा रही है। न जाने क्यों मुझे हंसी आ गई। हकीकत यह थी कि मैं इस औरत नुमाश के वसीले से इसराइल के दुश्मन मुल्क से किसी न किसी तरह निकल जाना चाहता था। यहाँ कदम कदम पर मेरी गिरफ्तारी के लिए जाल फैला दिया गया था। नुमाश कोई तजर्बेकार गाइड नहीं थी और मैं इसके साथ अपने आप को पूरी तरह महफूज नहीं समझ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो सहराई रास्तों से वाकिफ़ थी। रास्ते के शहरों और कस्बों के बारे में इसे इल्म था और सबसे बढ़कर ये कि हीफा के बंदरगाही शुमाल शहर में इसकी एक सहेली का खामन बहरिया का अफसर था और हम इसकी मदद से कब्रस पहुंच सकते थे। नुमाश ने रास्ते में मुझे बता दिया था कि वो अपनी सहेली को यही बताएगी कि इसने अपने खामद उजान से तलाक लेकर अशकोल यानी मुझसे शादी कर ली है। सहरा में बाकी सारी रात हमारा सफ़र जारी रहा। नुमाश कहने लगी, हम अभी कहीं नहीं रुक सकते। मेरे खामद को 10 बजे तक होश आ जाएगा। होश में आते ही वो बरक़ रफ्तार ऊँटों और घोड़ों की मदद से हमारे पीछे पहुँच जाएगा, इसलिए हमें धूप में भी सफ़र जारी रखना होगा। चुनाचा जब धूप निकल आई और सहरा रोशन हो गया तो हम रुकने के बजाय चलते चले गए। हमारी ऊँटनी अब बहुत तेज़ चल रही थी, बल्कि हल्के हल्के भाग रही थी। नुमाश इसे सहराई चट्टानों में से घुमा कर ले जा रही थी, क्योंकि यहाँ ज़मीन चटियल थी और ज़मीन पर ऊँटनी के पाँव के निशान नहीं पड़ सकते थे। कुछ देर तक हम इन सहराई चट्टानों में से गुजरते रहे। धूप तेज़ हो गई और कम से कम मुझे बदुओं की तरह लपेट लिया था। जेरिको की इमारतें अब अकब में बहुत दूर दिखाई देती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी सहरा के टीलों के अकब में गायब हो गई। अब हमारे सामने धूप में तपता हुआ एक लकोदक सहरा था और हम थे। यहूदी औरत नुमाश सहराई रास्तों से काफ़ी वाकफियत रखती थी। वो इन रास्तों से होकर जा रही थी जो रेतले सहरा से हटकर चटियल टीलों के पहलू से होकर गुजरते थे। यूं हम झुलसा देने वाली रेत की तपिश से तो बच गए, मगर पथरीले टीले भी धूप से बहुत जल्द गर्म होकर तपने लगे थे। पथरीले रास्ते पर ऊँटनी को दौड़ने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन नुमाश इसे भगाए लिए जा रही थी। बहुत जल्द हमारे साथ ऊँटनी भी पसीने में शराबूर हो गई। टीले के पत्थरों से ऐसी गर्मी खारिज हो रही थी जैसे वो आग के बड़े बड़े अंगारे हों। मैंने नुमाश को मशवरा दिया कि हमें सहरा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कम से कम वहाँ खुली हवा तो होगी। नुमाश ने जवाब में कहा कि सहरा की झुलसा देने वाली लो हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। दोपहर तक हम इन पथरीले टीलों से बाहर निकल आए। हमारे सामने रेत के पहाड़ खड़े थे। यहाँ रेत गर्म और नरम थी, जिसकी वजह से ऊँटनी की रफ्तार धीमी हो गई। आसमान तांबे की तरह तप रहा था। सूरज सवा नेज़े पर था। रेत गर्म धूप में जल रही थी। पसीने बह रहे थे। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अभी तक हमारे ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा था। नुमाश को अपने खामद के आने का खतरा था और मुझे ये अंदेशा था कि जेरिको की पुलिस स्टेशन पर इसराइली फ़ौज के आदमी पहुंच गए होंगे। इन पर मेरा ख़तरनाक राज खुल चुका होगा और अब वो मेरी तलाश में शायद हेलीकॉप्टर लेकर निकल खड़े होंगे। मैं इनकी जद में था। इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टर भी हमें दूर से देख सकता था। मैं खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि जेरिको में कोई हेलीकॉप्टर न पड़ा हो। इस सूरत में वो लोग सहराई जीपों में मेरा ताक़ुब कर सकते थे और मैं पकड़ा जा सकता था। यही वजह थी कि शायद गर्मी और तपश के बावजूद मैं इस क़यामत खेज़ सहराई सफ़र को हर कीमत पर जारी रखना चाहता था। नुमाश खुद चूँकि अपने खामन से भाग कर जा रही थी, चुनाचा वो भी किसी जगह पर फ़िलहाल रुकना नहीं चाहती थी। जब दिन का दूसरा पहर भी गुजर गया और हम जेरिको से काफ़ी दूर निकल आए तो नुमाश ने रेत के एक टीले की ओट में ऊँटनी को रोक कर रेत पर बिठा दिया। यहाँ टीले का साया पड़ रहा था और किसी हद तक गर्मी कम थी। हमने पानी पिया, थोड़ा सा गोश्त और एक सूखी इंजीर खाई। नुमाश के माथे और होठों पर से पसीने के कतरे टपक रहे थे। सहराई धूप में इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हम रेत पर बैठे थे। इसने बताया कि अभी ख़तरे से बाहर नहीं है और गुज़ान के आदमी यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैं भी रुकना नहीं चाहता था। मैंने नुमाश से इतना ज़रूर पूछा कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। इसने नीली चादर अपने सर और गर्दन के गिर्द लपेट रखी थी। चादर के पल्लू से अपना चेहरा पूंछा और बोली, मुझ पर भरोसा रखो प्यारे अशकोल, ये सहरा मेरे देखे भाले हुए हैं। मैं मुतमईन सा हो गया। मैंने बमुश्किल 5 मिनट आराम किया होगा। इसके बाद दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। नुमाश ने कहा कि अगर हम इसी तरह सफ़र करते रहे तो शाम के बाद अद्दाखिल नामी कस्बे में पहुँच जाएंगे। हो सकता है वहाँ से हमें कोई काफ़िला मिल जाए जो रब्बात जा रहा हो। रब्बात से हमें बस भी मिल सकती है। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी नज़रें बार बार आसमान की तरफ उठ जाती थी कि कहीं कोई हेलीकॉप्टर तो मेरी तलाश में नहीं आ रहा।
अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सहरा की तेज धूप से बचने के लिए हमने अपने सिरों के गिर्द नीली चादरें पगड़ियों की तरह बांध ली थी। हमारी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, क्योंकि सहरा में हवा की वजह से रेत उड़ उड़ कर हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। आग बरसाता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकता चला गया। तीसरे पहर के बाद सूरज मगरिबी उफक पर सहरा की लकीर को छूने लगा तो इसकी किरणें तिरछी हो गई और धूप की तपिश में खासी हद तक कमी हो गई। नुमाश ने इर्द गिर्द फैले हुए रेत के टीलों पर एक फिक्र अंगेज निगाह डाली। रेत के टीले अब हुजम में बड़े हो गए थे और हमारे दाएं बाएं दूर तक फैलते चले गए थे। ये कोई बाकायदा रास्ता भी नहीं था। सहरा में जो काफिलों का रूट होता है वो साफ नजर आ जाता है। ऐसे रास्तों पर जगह जगह ऊँटों के पैरों के निशान होते हैं और कहीं कहीं ऐसी चीज़ें, मसलन सिगरेट की कोई खाली टूटी हुई डब्बी, जूता, मैला रुमाल और ऊँटों खच्चरों का सूखा हुआ गोबर वगैरह जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वहाँ इस किस्म की किसी शय का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बिल्कुल अजनबी सा रास्ता था और मैं महसूस कर रहा था कि नुमाश भी कुछ फिक्रमंद है। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सहरा के ऐसे इलाके में निकल आए हैं जहाँ इससे पहले कभी कोई नहीं गुजरा। जब मैंने नुमाश से पूछा कि हम ठीक जा रहे हैं तो इसने कोई जवाब न दिया। वो बार बार दाएं बाएं देख लेती थी। ऊँटनी एक नपी तुली रफ्तार के साथ सहरा में चली जा रही थी। मैंने दूसरी बार पूछा तो नुमाश कहने लगी, मैंने इससे पहले ये सहराई टीले नहीं देखे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अद्दाखिल कस्बे की तरफ ही जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो। मुझे सिर्फ एक ही फिक्र थी कि कोई हेलीकॉप्टर या छोटा मिलिट्री जहाज मेरी तलाश में इधर न निकले। मैं एक खतरनाक जासूस था जिसके खाते में कुछ इसराइली फौजियों का कत्ल भी शामिल था। ये नामुमकिन था कि मेरी तलाश न शुरू हो गई। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हम किसी कस्बे में पहुंच जाएं, जहां कम से कम मुझे इस खुले सहरा से निजात मिल जाए, जहां मैं दूर से ही देखा जा सकता था। लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि नुमाश रास्ता भूल गई है। सहरा में रास्ता भूल जाना ऐसे ही है जैसे कोई मुसाफिर अपनी कब्र में उतर कर लेट गया हो और मौत के बेरहम हाथ इसकी तरफ बढ़ने लगे। अब मेरी यही ख्वाहिश थी कि जल्दी से रात हो जाए, सहरा पर अंधेरा छा जाए और मैं दुश्मन के हेलीकॉप्टर या दूर से आती हुई जीप की दूरबीन से महफूज रह सकूं। मैं हर 5-7 मिनट के बाद ऊपर और गर्दन घुमाकर पीछे देख लेता था। अभी तक खैरियत ही थी, लेकिन अब मुझे ये फिक्र लग गई थी कि अगर वाकई नुमाश सहरा में रास्ता भूल गई है तो कल दोपहर तक सहरा हमें भून कर रख देगा और फिर हमारी लाशों को गिद्ध नोच रहे होंगे। खुदा खुदा करके सूरज गुरूब हो गया और रेत ठंडी होना शुरू हो गई। सहरा की रेत बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। आसमान पर शुमाल मगरिब की तरफ एक सितारा निकल कर चमकने लगा। नुमाश ने सितारे की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, यह कतबी सितारा है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। एशकोल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एक ऊंचे रेत टीले की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द सहरा में दूर दूर तक फीका फीका सा अंधेरा फैला हुआ था। ये अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रेत के टीले की चोटी पर पहुंचकर हमें दूसरी जानब एक गहरी रेती घाटी नजर आई। इसके आगे फिर रेत का एक पहाड़ सीना ताने खड़ा था। मैंने नुमाश से कहा कि हमें इस घाटी में थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। नुमाश ने कहा कि वो दूसरे टीले के पार जाकर पड़ाव डालेंगे। ऊँटनी ढलान उतरने लगी, कहीं वो घुटनों तक रेत में धंस जाती और हम गिरते गिरते बचते। नुमाश ने कहा, मुझे पीछे से थाम लो, तुम कहीं गिर ना पड़ो, तुम्हें ऊँट पर सफ़र का तजुर्बा नहीं है शायद। मैंने नुमाश के कंधे को पकड़ लिया। ढलान की मुसीबत ख़त्म हुई और ऊँटनी रेत की घाटी में दाखिल हो गई। फिज़ा में खनकी पैदा हो चली थी। धूप की गिरी और रेत की तपिश बिल्कुल ही गायब हो गई थी। ये घाटी जिससे मैं गुजर रहा था एक पहाड़ी दर्रे की मानित थी। इसके दोनों जानिब रेत के पहाड़ खड़े थे। हम सामने वाले रेत के पहाड़ की तरफ जा रहे थे। नुमाश ने ऊँटनी की बाग थाम रखी थी। वो एक तरफ से घुमाकर ऊँटनी को सामने वाले रेत के पहाड़ की इस जानिब ले आई जहाँ चढ़ाई निस्बतन आसान थी। हम रेत के दूसरे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे। ये चढ़ाई पहले वाले रेत के टीले से ज़्यादा तवील थी। सहराई जहाज़ यानी नुमाश की ऊँटनी की आज भी मुझे याद आती है तो दिल से बेख्तियार दाद निकल जाती है। वो बड़ी साबित कदमी से हमारा साथ निभा रही थी। किसी जगह किसी मुकाम पर इसने नकाहत का इजहार न किया था। रेत की चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा तो ढलान के पार एक तवील सहरा फैला हुआ था, लेकिन इसमें फ़र्क था कि दूर कहीं कहीं स्याह धब्बे से नजर आ रहे थे। नुमाश ने कहा कि यह ज़रूर कोई निखलिस्तान है। मैंने कहा कि निखलिस्तान तो ज़रूर होंगे, मगर हम कहाँ जा रहे हैं। नुमाश ने इब्रानी ज़ुबान में एक कदीम मकूला दोहराया जिसका मतलब था कि सहरा में अगर निखलिस्तान नजर आ जाए तो मुसाफिर रास्ता नहीं भूलते। मैं चुप हो गया। आसमान पर निकले हुए सितारों को देखा कि कहीं दूर इनमें किसी हेलीकॉप्टर की अपनी तरफ बढ़ती हुई सुरख और नीली बत्ती तो नहीं चमक रही। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बत्ती आसमान पर नजर नहीं आ रही थी। बड़े टीले की ढलान उतरते वक्त भी मैंने नुमाश के कांधे पीछे से पकड़ लिए, फिर भी मैं बार बार इस पर गिर पड़ता था। नुमाश के कांधे बड़े मजबूत थे। इस यहूदी औरत का इरादा भी बहुत मजबूत था। अगर ऐसी बात ना होती तो मेरे साथ अपना खामन छोड़ कर न भागती।
खुदा जाने इसके खामद में क्या कमी थी कि नुमाश ने फरार होने के बाद इसका जिक्र तक न किया था। इतना अंदाज़ा मुझे हो गया था कि नुमाश एक जोशीली और मुँह ज़ोर यहूदी औरत है, जबकि इसका खामद उज़ान एक इक़्तिदाल पसंद और खामोश तब आदमी था। ऊँटनी अब हमवार सहराई रास्ते पर इन स्याह धब्बों की तरफ चली जा रही थी जो हमें दूर से नजर आ रहे थे। मैंने नुमाश से पूछा कि हम वाकई अद-दाखिल कस्बे की तरफ ही जा रहे हैं। इसने किसी कदर तलख लहजे में कहा, जब तुम इन इलाकों से वाकिफ़ नहीं हो तो फिर सब कुछ मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते। मैं खामोश हो गया। मुझे नुमाश से कोई गर्ज, कोई मतलब नहीं था। मैं इसराइल की दुश्मन सरजमीन से निकल जाना चाहता था और नुमाश मेरे इस मकसद में मेरी मुआवन साबित हो सकती थी। बस यही ख़तरा था कि कहीं वो सहरा में रास्ता न भूल जाए, जिसकी वजह से मैं अपनी तसल्ली के लिए बार बार इससे पूछ लेता था। मुझे इसके लहजे की तलखी नागवार लगी, मगर मैं मुसलहतन खामोश रहा। चंद लम्हों के बाद शायद नुमाश को खुद ही कुछ नदामत सी महसूस हुई। वो मेरे आगे बैठी थी, अपने चेहरा मेरी तरफ किया और बड़े नरम और प्यार भरे लहजे में बोली, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना एशकोल? ये बताओ, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? मैंने तो पहली नज़र में ही अपना दिल तुम्हें दे दिया था, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? वो मुस्कुराई। सहरा में सितारों की फीकी फीकी सी धुंध उतर आई थी। इस फीकी सी नीम रोशन धुंध में इसके सफ़ेद दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। नुमाश एक भरपूर सेहतमंद यहूदी औरत थी और खूबसूरत थी। इसके दांत आज भी मुझे याद आते हैं, बड़े चमकीले, सेहतमंद और हमवार दांत थे। ऐसे दांत बहुत कम औरतों को इस उम्र में नसीब होते हैं। औरतों से मोहब्बत वाला मेरा खाना खाली था। कमांडो के सामने सिवाय इसके मकसद के और कुछ नहीं होता। इसका मकसद और मिशन ही इसकी बीवी और माँ बाप होते हैं। मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो इसकी मोहब्बत कामयाब हो गई। मिशन नाकाम रह गया तो इसकी मोहब्बत नाकाम हो गई। ताहम मैं अपने किसी अमल से नुमाश पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।